Hello everyone, once again welcome to your own channel, that is LED classes. So I am welcoming you all on my channel, and today's we will study with our next topic of class 12 physics of chapter number 3. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा आपका रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, मेन फैक्टर क्या है आपका रेजिस्टेंस का कॉज होने का. आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. वो क्या होता है, और उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म आएगा वो आएगा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स. ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपके ये टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन टॉपिक. तो चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. और चलने से पहले जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हमारी पिछली वीडियो से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे भी कमेंट कर सकते हैं, दैट इज leeclasses@gmail.com. तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. पहला जो टॉपिक है आज का हमारा वो है रेजिस्टेंस. आप सभी ने रेजिस्टेंस देखा होगा, आई थिंक सो. चलिए, नहीं देखा तो आई एम शोइंग यू. ये आपको जो ग्रीन कलर का यहाँ पर इस आईसी प्लेट के ऊपर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का कंपोनेंट, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस. आप आराम से देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, दिस पार्ट, ग्रीन कलर पार्ट. और इसके अंदर क्या होते हैं, आपकी छोटी छोटी लाइनिंग्स होती हैं अलग अलग डिफरेंट कलर्स की. उस लाइनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का कलर निकालते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, और वो किसके बेसिस पे होता है आपका कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस के बेस पे. अब हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारे पास है रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस होता क्या है, आप रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, जो कि आपका रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को. एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी फ्लो ऑफ करंट को. उसको क्या बोलेंगे आप, रेजिस्टेंस बोलेंगे. ठीक है, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, या फिर अपोज भी बोल सकते हैं. ठीक है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस अगर ना हो हमारे डिवाइसेस में, तो हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, आपके डिवाइस के करंट को, एक्स्ट्रा करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. ओके, तो रेजिस्टेंस जो है आपके पास, उसको हम डिनोट करते हैं आर से, जो कि हमने ओम्स लॉ में भी पढ़ा था. और ओम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस का अगर फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू V/I. इट मीन्स पोटेंशियल पर यूनिट करंट को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे. और यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट देखते हैं तो यूनिट क्या होती है हमारे पास, इसकी यूनिट होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारे पास ओम. ऐसा यूनिट इज ओम, ये ओम का सिंबल होता है. ठीक है, ओम इसकी ऐसा यूनिट है. और ऐसा यूनिट के साथ अगर मैं यहाँ 1 ओम बताऊं, यूनिट ओम के लिए हमारे पास अगर वैल्यू हो, तो यूनिट ओम किसके इक्वल होगा, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, पर 1 एम्पियर. उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज 1 ओम रेजिस्टेंस. 1 ओम क्या होता है, 1 ओम वो रेजिस्टेंस है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, या फिर पोटेंशियल कितना है हमारे पास, 1 वोल्ट हो. ठीक है, इट मीन्स हम पोटेंशियल कितनी अप्लाई करें, 1 वोल्ट, और करंट उसमें से कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा. दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज 1 ओम रेजिस्टेंस. दैट इज नोन एज अ 1 ओम रेजिस्टेंस. तो 1 ओम रेजिस्टेंस को हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया. 1 ओम इज दैट रेजिस्टेंस in which the potential is applied, applied potential is 1 volt and the current flowing through the conductor is 1 ampere. तो यहाँ से आई थिंक सो आपको रेजिस्टेंस का यूज पता चल गया होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है. उसके बाद आते हैं हमारे पास सबसे मेन जो चीज है वो क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का कॉज क्या है. अगर आप सपोज करिए मैं ये बोलूँ कि अगर एक थिएटर है आपके पास, और उस थिएटर में बहुत सारे पर्सन हैं जो मूवी देखने के लिए आए हुए हैं, और अचानक से ये न्यूज़ आती है कि आग लग गई थिएटर में. ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी. जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकरा के मूव करना शुरू करने लग जाएंगे. तो टकराने के साथ साथ तो उसका जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. जब टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा उस केस में, डिक्रीज होगा, क्योंकि उसको कम टाइम मिलेगा बाहर मूव करने का. एक ही दरवाजा है, एक दरवाजे से बाहर मूव करने में क्या होगा, उनको मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि करंट रिड्यूस हो गया. करंट रिड्यूस होने पर आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ से हमने क्या बोला कि वहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, वो मेन रोल प्ले करेगा. मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ सुनना, कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर हम क्या करवाते हैं, करंट को पास आउट करवाते हैं,
ठीक है, या फिर उसको किसी सेल से कनेक्ट करते हैं और करंट उससे पास आउट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे, मान लो ये कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, इस कंडक्टर को सेल से कंबाइन कर दिया, ये सेल है, ठीक है, सेल से कंबाइन करने पर क्या हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे, ये मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब ये कंडक्टर जो है मूव करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे। ठीक है, आयंस के साथ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन एटम के साथ क्या करेगा, ये टकराएगा। जैसे ही वो टकराएगा तो इसको जो कोलिजन का टाइम है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो क्या करें, आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो उसका कोलिजन का जो टाइम है इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से जो करंट है सर्किट के अंदर वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब करंट रिड्यूस हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू P/R। ठीक है, अगर करंट इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, इट विल टेक प्लेस और इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसके कोज को बता दिया कि रेजिस्टेंस के, कि रेजिस्टेंस का कोज क्या है, कि रेजिस्टेंस टेक प्लेस कब करता है, जब आपका करंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन आयन है, इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में क्या होता है, कोलिजन टेक प्लेस कर जाती है। चलिए, ये तो बात थी हमारे कोज ऑफ रेजिस्टेंस की। अब आता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब सपोज करिए मैंने एक वायर की बात करी। ठीक है, इस वायर का कुछ लेंथ है, सपोज करिए मैं इस वायर की बात कर रही हूँ, इस वायर की एक पर्टिकुलर लेंथ है। ठीक है, वायर की लेंथ भी है, वायर का एरिया भी है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से कैसे बताएंगे इसको कि वायर की लेंथ और वायर का एरिया। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है हमारे वायर के ऊपर भी, और वो हमारा डिपेंड करता है हमारे एरिया के ऊपर भी, 1/A। जितना मैक्सिमम लेंथ होगा वायर का उतना ज्यादा क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। इट मीन्स करंट उसमें से क्या जाएगा, कम जाएगा, जितनी लंबी वायर होगी, बिकॉज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो जितनी लंबी वायर होगी उतना करंट क्या जाएगा, उसके अंदर कम जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका हाई हो जाएगा। और साथ में अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा उसका थिक एरिया होगा, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा, क्योंकि R और A आपस में कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, दैट इज रो। और ये रो क्या होती है, रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या होती है ये, रेजिस्टिविटी। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपके पास दो वायर है, एक थिक वायर है, एक थिन वायर है, किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और किस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। सपोज करिए ये दो वायर है, एक के वायर का एरिया ज्यादा है, एक वायर का एरिया क्या है, कम है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, थिन वायर है, अगर एरिया थिन है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका ज्यादा। ठीक है, इट मींस इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, मैक्सिमम। अगर मैं इस एरिया थिक बता रही हूँ, एरिया थिक है तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इस केस में आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इट मींस थिक वायर के केस में रेजिस्टेंस मिनिमम और थिन वायर के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम। अंडरस्टूड अप टू हियर? ओके, now after that we are having the topic that is resistivity और specific resistance। जो हमने यहाँ से टर्म निकाली वो क्या आ गया आपके पास, resistivity। यहाँ से हम फॉर्मूला निकालते हैं, आपके पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, R इज इक्वल टू L/A। तो रो किसके इक्वल आ गया, रो इज इक्वल टू RA/L आ गया। ओके, यहाँ से अब हम अपनी रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। रेजिस्टिविटी क्या है, ये देखा गया है कि जो आपकी आपका कंडक्टर है, उस कंडक्टर की अगर हमने लेंथ ले ली 1 मीटर, सपोज करिए आपके पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का मैंने लेंथ ले लिया लेट इट बी 1 मीटर, और एरिया ले लिया लेट इट बी 1 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताइए कि रेजिस्टिविटी कितने के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास यहाँ हो गया R, एरिया 1 है, लेंथ 1 है, 1 से 1 कैंसिल, आपके पास कितना बचा, रो इज इक्वल टू R के इक्वल बच गया। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग अ यूनिट लेंथ ऑफ 1 मीटर and area of cross section that is 1 meter square, that is known as your resistivity। तो resistivity को आप कैसे डिफाइन करेंगे, it is defined as a resistance offered by a substance or material that is having the unit length and a unit area of cross section, that is known as your resistivity। तो रेजिस्टिविटी का यहाँ से आपके पास क्या आ गया, रो इज इक्वल टू RA/L फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालें तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट तो आपको पता है, दैट इज ओम। अब रेजिस्टिविटी की अगर यूनिट निकालते हैं तो वो क्या होती है, R इज इक्वल टू RA/L। ठीक है,
यहाँ से आपके पास आर कितना है, ओम में है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, लेंथ कितनी है, मीटर में, तो एम से एम कैंसिल, तो आपके पास कितना हो गया, ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओम मीटर क्या है, एसआई यूनिट है किस चीज की, रेजिस्टिविटी की। ओके, तो यहाँ से आपको उसकी क्या बन गई, एसआई यूनिट मिल गई, आपको रेजिस्टिविटी के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाना चाहूंगी। न्यूमेरिकल क्या है कि आपके पास एक कंडक्टर है, ओके, उस कंडक्टर का हमने क्या कर दिया, एरिया था ए, लेंथ था उसका एल। ठीक है, आपने न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जब उस कंडक्टर को हमने स्ट्रेच कर दिया 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये आपका कंडक्टर था, ठीक है, पहले उसके लेंथ और एरिया सिंपल थे, एल और ए। अब हमने क्या करा, आपके पास रेजिस्टेंस था, आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है। अब हमने कहा अगर हम उसके कंडक्टर के को स्ट्रेच करके उसके लेंथ को 3 टाइम्स कर दें तो हमारे पास क्या होगा। अब ऑब्वियसली बात है, मैं इसको स्ट्रेच कर देती हूँ, मैंने स्ट्रेच कर दिया इसको 3 टाइम्स, तो इसका लेंथ तो 3L हो गया, लेकिन इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। आप एक रबर बैंड को जब आप खींचते हैं, पहले तो उसका एरिया जो भी होता है, जब आप उसको खींचते हैं तो उसका जो एरिया है ऊपर वाला वो क्या हो जाता है, बहुत थिन हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उसका एरिया थिन हो जाएगा, तो जितना टाइम वो बड़ा है एरिया उतना टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका। तो आपको न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रो एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3L, एरिया कितना है, A/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रो इंटू 9L/A, तो यहाँ से कितना हो गया, 9 रो L/A, तो रो L बाई ए क्या है आपके पास, दैट इज R। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, R डैश इज इक्वल टू 9 इंटू R। इट मीन्स जो आपका न्यू रेजिस्टेंस आया है वो न्यू रेजिस्टेंस 9 टाइम है आपके ओल्ड रेजिस्टेंस से। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल, आई थिंक सो आपको समझ आया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये कलर कोडिंग का। तो मैं अब ये सारा इरेज कर दूँ, ऊपर का नीचे का पार्ट है, ताकि मैं आपको ये प्रॉपर्ली समझा सकूँ। अब कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस को जानने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस रेजिस्टेंस के अंदर आपके पास बहुत सारे कलर्स होते हैं। देखिए 2-3 लाइन्स ड्रॉ हैं इसके ऊपर, 4 लाइन्स आपके पास ड्रॉ। तो आप अगर इसको ड्रॉ करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, एक सिंपल सा रजिस्टर ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपका रजिस्टर्स है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है आपके पास, कलर्स है इस तरह से। ठीक है, सपोज करिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ कलर का, हमने ले लिया लेट इट बी ब्राउन। पहला कलर आपके पास ब्राउन है, सेकंड कलर आपके पास रेड है, थर्ड कलर आपके पास येलो है, और फोर्थ कलर आपके पास सिल्वर है, सपोज करिए। ठीक है, तो आप कलर कोड को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कलर कोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलर कोड निकालने के लिए आपको यहाँ पर इसके एक निमोनिक्स जो आपकी बुक्स में भी है, आई थिंक सो, अगर नहीं है तो यहाँ से समझ लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वो कैसे है, ध्यान दीजिए। आपका निमोनिक है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये आपका निमोनिक्स है लर्न करने का। क्या बताया मैंने आपको, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो यहाँ से समझिए कि मैं कैसे बताना चाह रही हूँ। बीबी रॉय, बी स्टैंड फॉर ब्लैक, अगेन बी स्टैंड फॉर ब्राउन कलर, आर स्टैंड फॉर रेड कलर, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज कलर, वाई स्टैंड फॉर येलो कलर, यहाँ पे जो ग्रेट का जी है, जी स्टैंड फॉर ग्रीन कलर, ब्रिटेन का बी, बी स्टैंड फॉर ब्लू कलर, वी स्टैंड फॉर वॉयलेट, जी स्टैंड फॉर ग्रे, वाइफ का डब्ल्यू जो है दैट इज फॉर वाइट, और वियरिंग सिर्फ निमोनिक्स के लिए है। ठीक है, गोल्ड के लिए +-5%, सिल्वर के लिए +-10%, ये टॉलरेंस है आपकी। और अगर नो कलर है तो नेकलेस जो हमने निमोनिक्स के लिए बना रखा दैट इज +-15%। अब इसमें निकालते कैसे हैं, सबसे पहले आपको जो ये फर्स्ट 2 कलर्स है ना, इन सबसे पहले इन फर्स्ट 2 कलर्स का आपको नंबरिंग देखनी होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना होता है। और थर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लायर देखना पड़ता है, और फोर्थ के लिए आपको टॉलरेंस देखनी पड़ती है। और हमेशा फोर्थ जो है आपका इन तीनों में से मिलेगा, फोर्थ कलर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपके पास पहला कलर क्या है, ब्राउन। ठीक है, अब यहाँ से लेकर 5 तक आपका जो नंबरिंग आती है 0 से लेकर 9 तक आती है, और मल्टीप्लाई इसका कितना आता है, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4 अप टू 10⁻9, ये आपके मल्टीप्लायर्स हैं। तो अब आपने क्या किया, आपको इसका क्या निकालना है, कलर कोड का रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर में कितना है, 10⁻1 है,
ठीक है, ये आपका मल्टीप्लायर है। लेकिन अभी आपको क्या देखना है, मल्टीप्लायर नहीं देखना, अभी आपको नंबरिंग देखनी है। ब्राउन कलर का नंबर क्या है आपके पास 1, तो आप क्या लेंगे 1, ठीक है। येलो कलर का आपके पास नंबर क्या है 4, तो ये आपका हो गया 4। पहले 2 कलर्स के लिए हम क्या लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज नंबर, ठीक है। अब थर्ड के लिए, थर्ड कौन सा आपके पास, सॉरी रेड था आपके पास, सेकंड रेड है, तो आप 4 की जगह क्या लेंगे 2। थर्ड आपके पास क्या है येलो, येलो के लिए आप क्या लेंगे मल्टीप्लाई उसका, कितना है 10⁻⁴ ओम प्लस माइनस। अब फोर्थ क्या पूछ रहा है आपको, सिल्वर, सिल्वर की टॉलरेंस पावर कितनी है +-10%, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे उसका टॉलरेंस पावर लिखेंगे दैट इज 10%। ये आपका आता है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। अगर हम और कोई एग्जांपल ले लें, सपोज करिए आपके पास आ जाता है इसी की जगह अगर हम कोई और कलर ले लेते हैं, सपोज येलो, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, हम ये कलर ले लेते हैं। तो इसका आप रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा। येलो के लिए क्या आपके पास, येलो के लिए पहला क्या आपके पास 4 नंबरिंग हो गया। ग्रीन के लिए कितना है आपके पास 5 नंबरिंग, 5 हो गया, इनटू ब्लू के लिए कितना है आपके पास, ब्लू के लिए है 10⁻6 हो गया ओम प्लस माइनस। गोल्ड के लिए कितना है आपके पास 5%, तो ये आपके पास हो गया 5%। तो ये आपके पास क्या आ गया, कलर कोड आ गया किसका, इस रेजिस्टेंस का। तो आप इसके जैसे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो तरीका था आपको समझाने का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपके प्रैक्टिकली बेस पे भी इंपॉर्टेंट है और आपके थ्योरेटिकल बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन आस्क ऑन माई चैनल एज वेल एज ऑन माई email ID दैट इज LED क्लासेस। और इसके साथ आई एम टेलिंग कि प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट वी विल ग्रो, और आपको जितनी भी डिफिकल्टीज हैं आपकी फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप उसको इम्प्रूव कर पाए। और प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि हो सकता है कि आपके साथ साथ किसी और को भी हेल्प मिल जाए हमारी इस वीडियो से। और प्लीज़ शो योर ब्लेसिंग्स, शो योर सपोर्ट, शो योर केयर, ताकि हम आगे बढ़ते रहें और आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें। बिकॉज हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी ब्लेसिंग्स की, आपके केयर की, आपके सपोर्ट की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी इन लास्ट दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे एट योर होम एंड स्टडी एट योर होम। थैंक यू सो मच।